हेलो एवरीवन, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल निहारिका क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और अपनी मेहनत को चार चांद घर बैठ के ज़रूर लगा रहे होंगे। ऐसी ही आशा है मुझसे आपसे, क्योंकि उम्मीद है मुझे आपसे कि आप जो है इस बार वर्दी ज़रूर धारण करेंगे। ठीक है, तो और मेरी क्लासेस उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर रही होगी, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। चलिए, हाँ जी, तो हम जो है हमारी पिछली क्लास के अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर वाला जो भाग पढ़ रहे थे। हार्डवेयर वाले पार्ट में हमने जो है तीसरा पॉइंट स्टार्ट किया था, प्रोसेसिंग यूनिट। उस प्रोसेसिंग यूनिट में हमने जो है प्रोसेसर, जो मेन इसका भाग होता है सीपीयू के बारे में बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया था। और सीपीयू में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जस्ट 1-2 मिनट के लिए हमारा रिकॉल हो जाएगा, रिविज़न हो जाएगा और उन प्रश्नों को मैं फिर से आपके सामने एक बार बता देती हूँ। जैसे कि सीपीयू को लेकर प्रश्न पूछे जाता है कि कंप्यूटर का मेन प्रोसेसर किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर में जो सिस्टम यूनिट होता है, सिस्टम यूनिट में प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है, तो सीपीयू करता है। सीपीयू का मेन कार्य क्या है, डाटा को प्रोसेस करने का कार्य सीपीयू का है। साथ ही साथ में जो हमारी मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, उन सब पे कंट्रोल रखने का कार्य, उनके कार्यों के बीच में कोऑर्डिनेट करने का कार्य भी किसका है, सीपीयू का है। और उसके बाद में लास्ट ऑफ क्वेश्चंस की सीपीयू के मेन पार्ट्स कितने होते हैं, तो सीपीयू के मेन मुख्य 3 भाग होते हैं। एक होता है एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है मेमोरी। ठीक है, और उन तीनों के भी मैंने काम बता दिए। जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन करने का कार्य करती है। कंट्रोल यूनिट जो है इनपुट किए गए डाटा से डाटा प्रोसेस होने के बाद डाटा को आउटपुट के रूप में दिखाने तक का कार्य जो होता है, उस पूरे कार्य पे, उस पूरे प्रोसेसर पे, पूरे प्रोसेसिंग पे कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। एज लाइक कि इनपुट डिवाइस से डाटा इनपुट लेना है, उसके बाद में एएलयू को काम सौंपना है, उसके बाद में आउटपुट डिवाइस को काम सौंपना है। इन सब के बीच में कोऑर्डिनेट कौन करता है, इन सब के ऊपर कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। एंड देन कि अगर आपने कोई डाटा कंप्यूटर में इनपुट किया है तो वो डाटा किस जगह जाके जो है कंप्यूटर में स्टोर होगा, और उसके बाद में जब उस डाटा को प्रोसेस कर दिया जाएगा तो प्रोसेस होने के बाद में भी वो डाटा किस जगह स्टोर होगा। तो उसके लिए कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्थान होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्लेस होता है जहाँ पर डाटा को स्टोर किया जाता है, उसे हम कहते हैं मेमोरी। चलिए, तो मेमोरी एज लाइक एक स्टोरेज डिवाइस होती है। अब इन स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम जो हमारा अलग से पॉइंट है हार्डवेयर में वहाँ पढ़ेंगे, बट आज हम जो पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्रोसेसिंग यूनिट का सेकंड भाग, जिसको हम प्रोसेसिंग यूनिट में ही शामिल करते हैं। तो प्रोसेसिंग यूनिट में सेकंड भाग आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड, अब मदरबोर्ड क्या है, तो मदरबोर्ड से रिलेटेड जो है क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में भी ध्यान देंगे, और मदरबोर्ड एक्चुअल में है क्या। अगर मदरबोर्ड की बात की जाए तो जैसे घर में मम्मियाँ होती हैं, भाई मम्मी एक ही होती है, जैसे घर में मम्मी होती है, मम्मी ही जो है सुबह से लेकर शाम तक घर का पूरा मेंटेनेंस देखती है। सुबह से उठ के वो घर के प्रत्येक काम को करती है। सुबह इतनी बजे उठना है, नाश्ता तैयार करना है, बच्चों का टिफ़िन पैक करना है, तो सारा घर का नियंत्रण किसके हाथ में होता है, मम्मी के हाथ में होता है। तो मम्मी यानी जिसके पास में सारी परेशानियों का सॉल्यूशन होता है। और मैं अपने मैं मेरी मम्मी के साथ साथ में सभी मदर्स के लिए थैंक्स बोलना चाहूँगी कि बिकॉज की लाइफ में सबसे ज़्यादा मोटिवेट जो हमें करती है, सबसे ज़्यादा हमारी हेल्प जो करती है और हमारे को सबसे ज़्यादा समझती भी जो है वो होती है हमारी मम्मियाँ। तो अपनी अपनी मम्मी के लिए एक एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ही लाइक कीजिएगा अगर आप अपनी मदर से, आप अपनी मम्मी से रियली बहुत ज़्यादा लव करते हैं। तो चलिए, तो हम तो हमारे पॉइंट पे आते हैं। हमारा पॉइंट था कि मदरबोर्ड। चलिए, अब भी सीरियसली हम हमारी क्लास को पढ़ते हैं। मदरबोर्ड, तो मैंने आपको कहा कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो बॉक्स साइड में लगा होता है, जिस बॉक्स को हम सिस्टम बॉक्स या प्रोसेसिंग यूनिट बॉक्स या जिसे हम फाइनली कहते हैं सीपीयू। ठीक है, तो ये जो बॉक्स होता है, इस बॉक्स को जब आप खोल के देखते हो तो इस बॉक्स के ऊपर जो है एक प्लेट लगी होती है, एक फाइबर ग्लास की एक प्लेट बनी होती है। इस बॉक्स के एक भाग को आप खोलोगे, लाइक जैसे मैंने इसका एक भाग ऐसे खोल लिया। ठीक है, इस बॉक्स को इस तरीके से खोला, तो जो मैंने इसका ये आगे वाला भाग खोला तो इस भाग पर जो है, इस वाले भाग पर फाइबर ग्लास की बनी हुई एक बहुत बड़ी प्लेट होती है। और फाइबर ग्लास की बनी हुई ये प्लेट ही क्या
क्या कहलाती है, ये कहलाती है मदरबोर्ड, क्योंकि इसी मदरबोर्ड पे जो है यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम के प्रोसेसिंग से संबंधित जो है जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे जो है इसी मदरबोर्ड पे यानी इसी फाइबर ग्लास की प्लेट पे लगे होते हैं। ठीक है, तो इस पे एक से ज़्यादा इतने सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं जिनका कार्य भी विभिन्न प्रकार का होता है। तो इस कारण से इस प्लेट को क्या कहा जाता है, मदरबोर्ड, क्योंकि कंप्यूटर का ओवरऑल जो है सारा कंट्रोल सिस्टम जो है इस मदरबोर्ड के पास होता है। बाकी जैसे कि इनपुट डिवाइस की यदि हम बात करें, अगर इनपुट डिवाइस जो है डाटा इनपुट करने का काम करती है, वो भी जो है उसको हम हमारे कंप्यूटर से कैसे जोड़ेंगे, उसके पोर्ट भी या उसके जो कनेक्शन होते हैं ना, वो भी कनेक्शन कहाँ होते हैं, इस मदरबोर्ड पे होते हैं। आउटपुट डिवाइस को, अगर आप किसी आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर सिस्टम में जोड़ते हो तो उसका कनेक्टर भी या उसका पोर्ट भी या उसका सर्किट भी कहाँ होता है, इस मदरबोर्ड पे होता है। तो ऐसे समझ लिए कि अगर ये मदरबोर्ड नहीं है तो इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो डब्बा है। ठीक है, उनसे आपको इसी तरीके से कोई काम नहीं करवा सकते, क्योंकि सारा जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस की कार्य करने का या मेमोरी डिवाइस का कार्य करने का या जो आपकी सीपीयू है उसका कार्य करने का सब कुछ जो है वो कहाँ पर होता है, इस एक प्लेस पे होता है। और इस प्लेस का नाम क्या है, इस प्लेस का नाम है मदरबोर्ड, यानी सब कुछ जो है इस मदरबोर्ड पर लगा होता है। ठीक है, साउंड कार्ड जो है उस साउंड कार्ड का सर्किट यहाँ लगा होगा, ग्राफिक जो है ग्राफिक कार्ड का भी सर्किट इस मदरबोर्ड पे लगा होता है। तो सारा सब कुछ इस मदरबोर्ड पे लगे होने के कारण से ही इस बोर्ड को हम मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक चीज़ लिखेंगे, एक लाइन जो सबसे पहले हम लिखेंगे वो ये कि कंप्यूटर सिस्टम यूनिट में, कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में सीपीयू, कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में सीपीयू, रैम, रोम जहाँ लगे होते हैं उसे मदरबोर्ड कहते हैं। जहाँ लगे होते हैं उसे मदरबोर्ड कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है, तो बस बेसिकली हमने तीन चीज़ें लिखी है, सीपीयू, रैम और रोम। ठीक है, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सीपीयू, रैम, रोम ही है, इसके अलावा और अलग अलग पोर्ट भी होते हैं, अलग अलग सर्किट भी होते हैं। तो ये सबको सीपीयू पे मतलब लगे होते हैं, उसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। ये फाइबर ग्लास का बना होता है, किसका बना होता है, फाइबर ग्लास का। ये फाइबर ग्लास का बना होता है, ये फाइबर ग्लास का बना होता है। और देखो मदरबोर्ड की अगर मैं बताऊं तो देखो मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, अगर डिजिटल बोर्ड होता तो मैं मदरबोर्ड की एक्चुअल पिक्चर आपको यहाँ दिखाती। बट आप यहाँ पर मुझे हेल्प करते हुए, मेरी सहायता करते हुए इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि मदरबोर्ड पर जो है कोई भी, जिस पर अनेक जो सर्किट होते हैं वो प्रिंटेड रूप में होते हैं, जैसे कि लाइक छोटे छोटे ऐसे जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बने होते हैं और ये सब के सब जो है प्रिंटेड रूप में होते हैं। प्रिंटेड रूप के बाद बात करें तो जैसे कि इस तरीके से ये सब जुड़े हुए रहते हैं ना, इस तरीके से ये सब जुड़े हुए रहता है, तो इनका एक पैटर्न बनता है, और इस पैटर्न के कारण ही इसको जो है हम क्या कहते हैं, ये प्रिंटेड रूप में है। किस रूप में है, ये प्रिंटेड रूप में है। ठीक है, तो जब आप चाहो तो गूगल पे सर्च करके एक बार मदरबोर्ड को देख लेना, तो मदरबोर्ड पे आपको कोई जितने भी सर्किट है वो प्रिंटेड रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से मदरबोर्ड को जो है प्रिंटेड बोर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रिंटेड बोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो मदरबोर्ड जो है ये फाइबर ग्लास का बना होता है, जिस पर अनेक सर्किट प्रिंटेड रूप में होते हैं, जिस पर अनेक सर्किट प्रिंटेड रूप में होते हैं, जिस पर अनेक सर्किट प्रिंटेड रूप में होते हैं। इसी कारण से मदरबोर्ड को प्रिंटेड बोर्ड, ठीक है, प्रिंटेड बोर्ड कह सकते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कह सकते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसे हम मेन बोर्ड कह सकते हैं। मेन बोर्ड यानी मुख्य बोर्ड है ना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मेन बोर्ड भी कहते हैं।
ठीक है। और अगर एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर की बैकबोन किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर की बैकबोन भी कहते हैं मदरबोर्ड को, बिकॉज कि सारे के सारे सर्किट, चाहे आपकी इनपुट डिवाइस हो, चाहे आपकी आउटपुट डिवाइस हो, चाहे आपका सीपीयू भी हो, जो कि एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, ठीक है, वो सब ही कहाँ पर कनेक्ट होते हैं, ये सब के सब लगे होते हैं मदरबोर्ड पे। तो मदरबोर्ड को किसी भी कंप्यूटर की बैकबोन भी कहा जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे कि इसे कंप्यूटर की बैकबोन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि ये कंप्यूटर की बैकबोन भी कहलाती है। कौन? मदरबोर्ड, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कि मदरबोर्ड पर अलग अलग प्रकार के पोर्ट लगे होते का मतलब क्या है कि मदरबोर्ड पर कुछ कनेक्टर पोर्ट भी होते हैं। जैसे कि कनेक्टर पोर्ट का मतलब है कि किसी भी डिवाइस को आप जो है कंप्यूटर सिस्टम से कैसे कनेक्ट करते हो, तो उसके लिए कनेक्ट करने वाले जो कनेक्टर पोर्ट होते हैं वो भी मदरबोर्ड पर लगे होते हैं। तो कनेक्टर पोर्ट कौन कौन से होते हैं और किस पोर्ट का यूज़ हम किस चीज़ डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। लाइक जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रिंटर को या स्कैनर को मदरबोर्ड में किस पोर्ट के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, एक होता है सीरियल पोर्ट जिसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम, ठीक है। एक होता है पैरेलल पोर्ट जिसे हम कहते हैं समांतर क्रम, ठीक है। तो आप स्कैनर को कंप्यूटर सिस्टम यूनिट से किस पोर्ट के द्वारा जोड़ते हैं, किस पोर्ट के द्वारा कनेक्ट करते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो फिर ऐसे प्रश्नों के लिए हमें जो है मदरबोर्ड की जानकारी होना ज़रूरी है, इसके विभिन्न कनेक्टर पोर्ट की जानकारी होना भी ज़रूरी है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में सीपीयू, रैम, रोम जहाँ लगे होते हैं उसे मदरबोर्ड कहते हैं। ये फाइबर ग्लास का बना होता है जिस पर अनेक सर्किट प्रिंटेड रूप में होते हैं। ये लाइन जरूर आप याद रखिएगा कि जिस पर जो सर्किट होते हैं वो प्रिंटेड रूप में होते हैं, जिस पे सर्किट प्रिंटेड रूप में होते हैं, इसी कारण से मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या मेन बोर्ड भी कह सकते हैं। और इसे एक लाइन और लिख लेना आप कि इसे लॉजिक बोर्ड भी कहते हैं, इसे लॉजिक बोर्ड भी कहते हैं। ये मैं अलग से लाइन यहाँ लिखा रही हूँ, इसे लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है, लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। तो मदरबोर्ड के जितने भी नाम हैं वो आपको ध्यान रखना है। इसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसे मेन बोर्ड, इसे मदरबोर्ड, इसे लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसे कंप्यूटर की बैकबोन भी कहते हैं और इस पर अलग अलग प्रकार के जो है कनेक्टर पोर्ट लगे होते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं आगे इसके कनेक्टर पोर्ट के बारे में। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब बात करते हैं कि पेरिफेरल डिवाइसेस जितनी भी होती है वो सब भी मदरबोर्ड से अटैच होती हैं। तो पेरिफेरल डिवाइस के मध्य कम्युनिकेशन का कार्य भी मदरबोर्ड के द्वारा ही किया जाता है। तो मदरबोर्ड के लिए एक बार ये भी हम लिखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम की एक लाइन मदरबोर्ड के लिए हम लिखेंगे ये, फिर उसके बाद हम कनेक्टर पोर्ट देखेंगे। कंप्यूटर सिस्टम की सभी पेरिफेरल डिवाइस के मध्य कम्युनिकेशन का कार्य भी मदरबोर्ड द्वारा होता है। कम्युनिकेशन का कार्य भी मदरबोर्ड द्वारा होता है, ठीक है। चलिए, अब सभी पेरिफेरल डिवाइस की यदि हम बात करें तो जैसे कि इनपुट से डाटा कंप्यूटर के अंदर जाना, फिर सीपीयू द्वारा डाटा को प्रोसेस करना और आउटपुट डिवाइस द्वारा उस प्रोसेस डाटा को परिणाम के रूप में दिखाना। तो इन डिवाइस के मध्य जो ये कम्युनिकेशन हो रहा है वो कम्युनिकेशन भी किसके कारण हो पाता है? मदरबोर्ड के कारण हो पाता है, क्योंकि इन सब के जो सर्किट्स होते हैं वो मदरबोर्ड पे लगे होते हैं। चलिए, अब बात करते हैं कनेक्टर पोर्ट, है ना। कनेक्टर पोर्ट एक्चुअल में होता क्या है? कनेक्टर पोर्ट किसे कहते
कहते हैं। किसी भी डिवाइस को आप कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करेंगे, उसके लिए मदरबोर्ड पे होते हैं कनेक्टर पोर्ट। एक्चुअल में जो ये CPU होता है, ये जो डब्बा होता है, इस बॉक्स के पीछे ही काफ़ी सारे, आप इसके पीछे की साइड देखना, इसके पीछे की साइड काफ़ी सर्किट लगे होते हैं, काफ़ी पोर्ट्स होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, माउस को अटैच करते हैं। माउस की पिन जो है हम इसमें अटैच करते हैं। जैसे स्कैनर अगर आप अटैच करो तो स्कैनर पिन अटैच करते हो, प्रिंटर अटैच कर रहे हो तो प्रिंटर की पिन अटैच करते हो। जैसे कि आप जो है ये पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करते हो, जो कि हमारी सेकेंडरी में स्टोरेज डिवाइस कहलाती हैं। इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को भी आप कहाँ अटैच करते हो, इसी CPU के पीछे वाले भाग पे। तो इन सब के लिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पोर्ट लगे होते हैं कनेक्ट करने के लिए। इनको कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए इस बॉक्स के पीछे बहुत सारे कनेक्टर पोर्ट लगे होते हैं। तो कनेक्टर पोर्ट का हम क्या लिखेंगे कि कनेक्टर पोर्ट के लिए लिखेंगे कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर सिस्टम में या कंप्यूटर सिस्टम से अन्य सभी डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम से अन्य सभी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए अनेक पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। अनेक पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और ये सभी पोर्ट मदरबोर्ड पर ही लगे होते हैं। ये सभी पोर्ट मदरबोर्ड पर ही लगे होते हैं। ठीक है। जैसे बात करें तो सीरियल पोर्ट, जैसे पैरेलल पोर्ट, जैसे USB पोर्ट। तो ये इस तरीके के जो पोर्ट है वो आपके किस पे लगे होते हैं, मदरबोर्ड पे लगे होते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद हम देखते हैं सीरियल पोर्ट क्या होता है, पैरेलल पोर्ट क्या होता है, USB पोर्ट क्या होता है। चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए अब हम देखते हैं एक एक की भाई सीरियल पोर्ट क्या होता है और कंप्यूटर की कौन कौन सी डिवाइस जो है वो सीरियल पोर्ट में जोड़ी जाती है, या कंप्यूटर की कौन कौन सी डिवाइस है जो पैरेलल पोर्ट में अटैच की जाती हैं, जिसको कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हमें पैरेलल या सीरियल पोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरियल पोर्ट की। सीरियल पोर्ट जिसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम पोर्ट, मतलब जो भी डिवाइस कंप्यूटर से श्रेणी क्रम में कनेक्ट होती है, श्रेणी क्रम पोर्ट। ठीक है। श्रेणी क्रम का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे कि किसी डिवाइस को अगर आप अटैच करना चाह रहे हो तो वो इस तरीके से लगातार एक लाइन में ही अटैच होती है ना, इस तरीके से श्रेणी क्रम, इसे कहते हैं श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम की हम बात करें तो उनका कोई क्रम नहीं होता है, मतलब एक दूसरे के आमने सामने होती है ना, इस तरीके से एक यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, दूसरी यहाँ कनेक्ट हो रही है, तीसरी यहाँ कनेक्ट हो रही है, चौथी यहाँ कनेक्ट। तो ये कहलाती है समांतर क्रम। और श्रेणी क्रम होता है जहाँ पर जो है इनके अलग अलग डिवाइस का जो कनेक्शन है वो इस तरीके से एक जगह होता है। ठीक है। तो ये फिर हालांकि बहुत ज़्यादा मैटर हो जाता है कि श्रेणी क्रम क्या है और वो क्या है, बट आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है हमारे कंप्यूटर में कि कौन सी डिवाइस जो है वो सीरियल पोर्ट के द्वारा जुड़ी होती है। तो यहाँ लिखेंगे कि इस पोर्ट कंप्यूटर से माउस कीबोर्ड तथा मॉडेम और कई बार प्रिंटर को जोड़ने के लिए किया जाता है, होता है। ठीक है, को जोड़ने के लिए होता है।
ठीक है। चलिए, तो सीरियल पोर्ट के द्वारा हम माउस को जोड़ सकते हैं, कीबोर्ड मतलब माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर और मॉडेम का जो कनेक्शन होता है वो कंप्यूटर में सीरियल पोर्ट के माध्यम से होता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात हम करते हैं पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट की बात की जाए तो आपसे एक प्रश्न जो आपको बिल्कुल याद रखना है कि अगर पूछा जाए स्कैनर, तो स्कैनर जो होते हैं वो कंप्यूटर से पैरेलल पोर्ट में जोड़े जाते हैं। सबसे पहले तो स्कैनर है ना, स्कैनर को हम इस श्रेणी के अंदर रखेंगे। स्कैनर हुए और जो हमारे बड़े प्रिंटर होते हैं, बड़े प्रिंटर यानी कि जैसे मैं बात करूँ प्लॉटर वगैरह हुए है ना, यहाँ लिख सकते हैं प्लॉटर वगैरह जो हुए, इनको जो है किस प्रिंट से जोड़े जाते हैं, ये जोड़े जाते हैं आपके पैरेलल पोर्ट से। स्कैनर, प्रिंटर और प्लॉटर को पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है, पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका पैरेलल पोर्ट। अब बात करते हैं हम, जो नेक्स्ट हमारा पोर्ट आता है यूएसबी पोर्ट। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पूछेगा, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस यानी कि सारी की सारी पोर्ट जो है, जो कि मतलब सीरियल क्रम में यानी कि एक क्रम में जुड़ी होती है, तो वो कहलाता है यूएसबी पोर्ट। इस पोर्ट का प्रयोग पेरिफेरल डिवाइस जैसे पेरिफेरल डिवाइस जैसे बात करें कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर आदि को कनेक्ट करने के लिए, मेरे उधर स्पेस नहीं बचा, आप बस सुन के लिख लीजिए। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर आदि को कनेक्ट करने के लिए, किससे? कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हम यूएसबी पोर्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इन तीनों पोर्ट पे जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपको अच्छे से इनको याद रखना है कि सीरियल पोर्ट से हम किस किस को जोड़ सकते हैं। माउस, कीबोर्ड, मॉडेम, प्रिंटर को जोड़ा जा सकता है। पैरेलल पोर्ट के लिए स्पेशली स्कैनर को ध्यान रखना है, प्लॉटर को ध्यान रखना है, और उसके बाद यूएसबी में तो सभी आ जाती हैं जितनी भी हमारी पेरिफेरल डिवाइस होती हैं। तो चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके आगे फिर हम कुछ और जानकारी जो कंप्यूटर से रिलेटेड है वो लेते हैं और फिर आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। ठीक है। तो आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो कि जो ये यूएसबी होता है, सीरियल पोर्ट होता है, इसके लिए एक लाइन हम और लिखेंगे कि भाई जो भी बायोमेट्रिक सेंसर मशीन होती हैं, जितनी भी हमारी एक्सटर्नल डिवाइस होती है, एक्सटर्नल डिवाइस की मैं बात करूँ तो जैसे कि पेन ड्राइव है ना, एक्सटर्नल जो भी हमारी है ना हार्ड डिस्क होती है, जैसे कि जो भी हमारी सेकेंडरी मेमोरीज होती है, जैसे कि हम सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज के लिए जैसे कि हम पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं, तो पेन ड्राइव भी किससे जुड़ता है? यूएसबी पोर्ट से जुड़ता है ना। तो इसके लिए एक चीज़ और लिख लोगे यूएसबी के लिए कि ये जो यूएसबी है, यूएसबी पोर्ट है, इसके द्वारा बायोमेट्रिक मशीन, यूएसबी पोर्ट जो है उसके लिए हम लिखेंगे यूएसबी पोर्ट। इसके लिए हम एक लाइन और लिखेंगे कि बायोमेट्रिक मशीन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस आदि को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है यूएसबी पोर्ट भी जो है वो कंप्लीट हुआ। चलिए, तो इस तरीके से हमने जो प्रोसेसिंग यूनिट यानी प्रोसेसिंग डिवाइस वाला हमारा पॉइंट स्टार्ट किया था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुछ जो है कंप्यूटर्स की जो एक्स्ट्रा हमें मतलब एक्स्ट्रा जो कुछ चीज़ें होती है चैप्टर्स के बीच बीच में आती है, वो पर्टिकुलर हम किसी चैप्टर के अंदर नहीं ले सकते, तो उनको हम इसी तरह क्लास में थोड़ा थोड़ा टाइम देके बीच बीच में कवर करेंगे। जैसे नेक्स्ट जो मैं बात करने वाली हूँ कि बूटिंग क्या होती है, बूटिंग प्रक्रिया किसे कहते हैं, इसको लेके भी प्रश्न पूछा जाता है कि बूटिंग क्या है। वैसे बेसिकली सबको मालूम होता है कि बूटिंग क्या होती है। कंप्यूटर के ऑन होने से लेकर
कंप्यूटर की सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस, सभी मेमोरी डिवाइस, इन सब को सूचित करना कि भाई आप काम करने के लिए तैयार हो जाइए, ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, ये कहलाती है बूटिंग। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करना। जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो कंप्यूटर के सबसे पहले जो निर्देश हैं वो आपकी इस सीपीयू वाले बॉक्स में ही जाते हैं। इस सीपीयू वाले बॉक्स में जो है आप एक सॉफ्टवेयर लगा होता है जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के पास निर्देश पहुंचते हैं कि कंप्यूटर को ऑन कर दिया गया है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही बाकी सारी इनपुट आउटपुट डिवाइस को चेक करता है। पहले चेकिंग होती है कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है जो एट प्रेजेंट काम करने के लिए तैयार है। अगर कोई इनपुट डिवाइस ख़राब होती है तो आपकी मॉनिटर स्क्रीन पे सबसे पहले एक ब्लू स्क्रीन आती है और वहाँ ब्लू लाइंस में ही कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। अगर कोई इनपुट डिवाइस ख़राब है तो वो इंस्ट्रक्शन आपको मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देता है कि आपने कंप्यूटर को स्टार्ट तो कर लिया है, लेकिन ये जो इनपुट डिवाइस है ये काम नहीं करेगी आप जब तक कंप्यूटर चलाओगे। अगर कोई इनपुट डिवाइस वाकई में ख़राब है, वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा पहले चेक किया जाता है। जैसे कंप्यूटर को ऑन करते हो सबसे पहले निर्देश ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पहुंचते हैं। क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? एक सॉफ्टवेयर है, किस प्रकार काम करता है ये हम सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक में बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमें ये समझना है कि आपने ऑन कर दिया तो क्या ऑन करते ही कंप्यूटर काम करना शुरू हो जाता है? जी नहीं। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में निर्देश पहुँचे, उसने सारी इनपुट आउटपुट डिवाइस को चेक किया, कौन कौन सी इनपुट डिवाइस सही है, सही तरीके से काम करेगी, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस है जो सही है, सही तरीके से काम करेगी, कौन कौन सी मेमोरी डिवाइस है जो सही है, सही तरीके से काम करेगी। तो इस तरीके से पहले सारे डिवाइसेस को चेक किया जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ की स्विच ऑन करने से, यानी कि आप कंप्यूटर में जब सीपीयू से भी एक बटन दबाते हो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, मेन तो आप जहाँ से इलेक्ट्रिक दे रहे हो वहाँ से स्विच ऑन करते हो। उसके बाद में इस बॉक्स पे जो इधर साइड में जो सीपीयू बॉक्स हम जिसे कहते हैं वहाँ पर एक बटन प्रेस करते हो। तो वो बटन प्रेस करने के बाद में सबसे पहले उस सीपीयू के अंदर ही ऑपरेटिंग सिस्टम का काम शुरू हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम स्टार्ट करता है, सारी जो डिवाइसेज हैं उनको चेक कर लेता है। चेक होने के बाद में आपका कंप्यूटर पूर्ण रूप से ऑन होता है और फिर वो कार्य करने के लिए तैयार होता है। तो ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। बट हम इसको नॉर्मल भाषा में लिखेंगे, एक तो सामान्य भाषा में भी लिखेंगे और एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी हम इसको लिखेंगे कि बूटिंग क्या होती है। तो कंप्यूटर को पहले तो एक सामान्य सी हमारी भाषा में लिखेंगे कि कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। या कंप्यूटर को ऑन करना ही क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। ठीक है, ये तो हमने हमारे तरीके से समझने के लिए करी। एक्चुअल में बूटिंग में होगा क्या? ठीक है, तो फिर हम इसके लिए लिखेंगे कि बूटिंग ये सुनिश्चित करने के लिए, बूटिंग ये सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर सही ढंग से ऑपरेट कर रहा है, यानी कंप्यूटर सही ढंग से कार्य कर रहा है। एक उपकरण उपकरण यानी एवं डिवाइसेस सही ढंग से, सभी डिवाइसेस सही ढंग से जुड़े हैं या नहीं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है बूटिंग। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बूटिंग के बारे में हम 2 लाइन और लिख के फिर देखते हैं कि बूटिंग होते कितनी प्रकार की हैं। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम बूटिंग के लिए एक लाइन और लिख सकते हैं और हम बूटिंग के लिए ये लिखेंगे कि बूटिंग एक्चुअल में कंप्यूटर ऑन होने से लेके ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट
तक की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो बूटिंग के लिए हम एक लाइन और ये लिख सकते हैं कि बूटिंग एक्चुअल में है क्या। तो देखो, प्रश्न में किसी भी भाषा को उठाकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कोई भी लाइन उठा के आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कंप्यूटर में ऑन होने से लेके ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होने तक की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो बूटिंग कहलाती है। ठीक है, तो उसी लाइन को हम हूबहू यहाँ लिख लेते हैं। तो बूटिंग में कंप्यूटर ऑन होने से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट होने तक की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। ठीक है, अब जो बूटिंग होती है वो बूटिंग होती है दो प्रकार की, है ना। बूटिंग के टाइप्स पूछे जा सकते हैं। तो बूटिंग होती है दो प्रकार की, एक होती है कॉल्ड बूटिंग, एक होती है टाइप वार्म बूटिंग। ठीक है, तो एक आपकी होती है कॉल्ड बूटिंग। अब कोल्ड बूटिंग क्या है पहले उसको समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि वार्म बूटिंग क्या है। ठीक है, चलिए, कोल्ड बूटिंग कैसे कहेंगे और वार्म बूटिंग कैसे कहेंगे। जिसे आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसे नहीं आता है वो आज यहाँ पे सीख ही लेंगे। चलिए, जब आप कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट करते हो, कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट करने का मतलब कि इलेक्ट्रिक स्विच से उसको स्टार्ट करना। तो जब कंप्यूटर पूरी तरीके से बंद पड़ा है उस समय आप पहली बार जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, जब पहली बार आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने वाली प्रक्रिया भी शामिल होती है। एक्चुअल में हमने बूटिंग को अभी यही तो पढ़ा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट होने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, मतलब वो कहलाती है आपकी बूटिंग। ठीक है, तो जब कंप्यूटर पूर्ण रूप से बंद है, यानी कि पूरा तरीके से शट डाउन है, उसको पूरा बंद आपने कर रखा है, तो वहाँ से इलेक्ट्रिक वाले स्विच से उसको ऑन करने से लेकर उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के होने तक की प्रक्रिया जो है वो आपकी कहलाती है कॉल्ड बूटिंग। जब आप कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट करते हैं तो वो कहलाती है कॉल्ड बूटिंग। ठीक है, अब आपने उसको स्टार्ट कर लिया है, कंप्यूटर पे लगभग हमने आधे से 1 घंटे तक काम कर लिया है बैठ के। अब आपका कंप्यूटर अचानक से हैंग हो गया, और जब कंप्यूटर आपका हैंग होने लग गया तो आप उसको क्या करते हैं, रीस्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया, भाई कंप्यूटर पहले से चालू है, अब उस चालू कंप्यूटर को आप मतलब कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से बंद करके फिर से स्टार्ट करते हैं, यानी उसको हम कहते हैं रीस्टार्ट करना। जैसे कभी कभी हम हमारे मोबाइल को भी क्या करते हैं, रीबूट करते हैं। मोबाइल में भी ऑप्शन आता है, जब हमारा मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग करने लगता है तो हम उसको रीबूट करते हैं। तो जब आप कंप्यूटर को, चलते हुए कंप्यूटर को फिर से रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया, रीस्टार्ट के द्वारा जब आप कंप्यूटर को दोबारा ऑन करते हो तो वो कहलाती है वार्म बूटिंग। क्या कहलाएगी, वार्म बूटिंग। एक बार फिर से समझना, जब कंप्यूटर पूर्ण रूप से बंद है तो उसको पहले बार जब स्टार्ट करते हो जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने की प्रक्रिया भी शामिल है, वो कहलाती है कॉल्ड बूटिंग। और स्टार्ट कंप्यूटर में ही काम करते करते बीच में कंप्यूटर को फिर से रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया होती है वार्म बूटिंग। ठीक है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने वाली प्रक्रिया शामिल नहीं होती है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम वाली तो प्रक्रिया पहले ही हो जाती है जब आप कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट करते हो, और ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रक्रिया होने के बाद ही आपका कंप्यूटर काम करता है, वरना काम नहीं कर सकता। क्लियर है यहाँ पे। तो चलिए, कॉल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ हम इसके लिए लिखेंगे किसी बंद कंप्यूटर को, बंद कंप्यूटर बोले तो भाई जिसमें अभी तक इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं हो रहा है ना, वो बंद कंप्यूटर। ऐसे नहीं कि जो पूरा ही बंद पड़ा हो, मतलब ख़राब कंप्यूटर नहीं। ठीक है, किसी बंद कंप्यूटर को ऑन करने किसी बंद कंप्यूटर को ऑन करने को कॉल्ड बूटिंग कहते हैं। कॉल्ड बूटिंग कहते हैं। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट होने की प्रक्रिया भी शामिल है। इसमें स्टार्ट होने की प्रक्रिया भी शामिल है। ठीक है, चलिए फिर इधर वार्म बूटिंग के लिए लिखेंगे कि पहले से चल रहे कंप्यूटर को वापस
रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया वार्म बूटिंग कहलाती है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट होने की प्रक्रिया शामिल नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए कि हमने ये भी देख लिया कि आज हमने जो हमारी क्लास में प्रोसेसिंग यूनिट से स्टार्ट किया। प्रोसेसिंग यूनिट में हमने मेन प्रोसेसर को पढ़ लिया, सीपीयू पढ़ लिया, मदरबोर्ड को पढ़ लिया। उसके बाद में हमने कुछ अलग जानकारी हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड वो भी देख ली कि बूटिंग क्या होती है, बूटिंग कितने प्रकार की होती है। कंप्यूटर को ऑन करना बूटिंग कहलाता है, और बूटिंग 2 प्रकार की होती है। जब बंद कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट करते कोल्ड बूटिंग, और कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाती है वार्म बूटिंग। अच्छा, एक प्रश्न और यहाँ पर बना हुआ था कि वार्म बूटिंग के लिए आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट किस शॉर्टकट की से कर सकते हो। तो इसके लिए एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल, यानी डिलीट की। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट की, इन तीनों की को जब आप एक साथ प्रेस करते हैं तो आपका कंप्यूटर कुछ समय के लिए बंद होकर फिर से रीस्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो है हमने आज इस वाले पॉइंट्स को भी क्लियर कर दिया है। प्रोसेसिंग यूनिट वाले पॉइंट को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में मेमोरी डिवाइस के साथ में, यानी स्टोरेज डिवाइस के साथ में। और स्टोरेज डिवाइस में हम पूरे तरीके से मेमोरी वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, कैश मेमोरी किसे कहते हैं, रजिस्टर मेमोरी क्या है, फ्लॉपी डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि मेमोरी को लेके भी काफ़ी प्रश्न आते हैं। और स्पेशली मेमोरी की यूनिट्स को लेके ज़्यादा प्रश्न बनते हैं कि 1 किलोबाइट में कितने मतलब बाइट्स होते हैं, गीगाबाइट्स कितने होते हैं, उन सब के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इसी तरीके से अपनी मेहनत को और ज़्यादा जो है मेरे चैनल के माध्यम से मजबूत करते रहिए। ठीक है, और मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपके जैसे ही और लोगों की भी इसी तरीके से हेल्प हो सके। और तब तक के लिए आप इसी तरह पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।